नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में यूं तो राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां बहुत तेज जोरों पर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित पूरी सरकार उसे सफल बनाने में जुटी हुई है। कम से कम मुख्यमंत्री की टीम तो इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए उसकी कोशिशों में है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल एकल पट्टा प्रकरण में अब सुर्खियों में है। मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। आखिर कैसे क्लीन चिट मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाई कोर्ट ने जो इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई की है, उसमें अब राज्य सरकार से भी उसका जवाब मांगा है और राज्य सरकार किस रूप में इस मामले पर आगे बढ़ती है, क्या जवाब देती है, इससे आगे किस्मत तय होगी शांति धारीवाल की। यूँ तो तथ्य पुराना, बहुत पुराना मामला है, लेकिन हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि अब पुरानी बोतल में एक बार फिर से कैसे नई शराब भरी जाएगी या फिर पुराना किस्सा जो है वो एक बार फिर से धारीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगा। हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रीति शर्मा जी हैं, बीजेपी की एडवोकेट भी हैं आप साथ-साथ। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और महेश शर्मा जी हमारे साथ जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और सक्रिय जो कानून के जानकार हैं उनमें से एक हैं। कड़ी और पैनी नजर रखते हैं, राजनीतिक दखल भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले पर सरकार की सोच, क्योंकि जवाब सरकार को देना है और क्योंकि आप भी कानून से जुड़ी हुई हैं, तो क्या है इस मामले में सरकार की सोच? देखिए, सरकार की सोच से पहले तो मुद्दा ये उठता है कि ये जो मैटर है, ये कितना पुराना है। 2005 से ये मैटर शुरू हुआ था। जब अगर हम इस एकल पट्टे की बात करते हैं, तो उस टाइम भी 2005 में जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसके नाम पर ये एकल पट्टा जारी किया जाना था, 2005 में इन्होंने भरा टेंडर और ये कैंसिल भी हो गया था। इनको वो टेंडर नहीं मिला था। 2010 में इन्होंने वापस अप्लाई किया और 2011 में इनको पट्टा मिल जाता है। और पट्टा भी मिलता है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर ना देके पट्टा एक पार्टनर को दे दिया जाता है। 2011 में ये इंसिडेंट शुरू हुआ। 2013 में जब हम बात करते हैं तो रामचरण जी ने जिन्होंने ये याचिका दायर की थी और इसमें एसीडी में केस भी चला था। एसीडी में केस चलने के बाद वैसे आप म्यूट कीजिए। अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। आपका डिस्टरबेंस सुनने नहीं दे रहा है मेहमानों को। जी, प्रीति जी। तो एसीडी ने में जब ये केस गया और केस दायर हुआ, सीबीआई जब पूरा प्रकरण चला, तो उसमें 321 की एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। पहले ऑफेंडर्स थे, जेडीए के अधिकारी थे जिनको ऑफेंडर्स बनाया गया, उन पर चार्जशीट वगैरह भी दाखिल हुई। और जब एसीडी में जब धारीवाल जी को का प्रकरण में नाम आया, तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने 2021 में 321 की एप्लीकेशन सीआरपीसी में लगाई इस प्रकरण को बंद करने के लिए, जो कि एसीडी से खारिज कर दी गई थी। मुद्दा यहीं से शुरू होता है बेसिकली कि विड्रॉल कैसे कर सकती है राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार के जब 321 की एप्लीकेशन खारिज की जाती है एसीडी से, तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है कि सरकार इस स्थिति पे केस को विड्रॉल कर सकती है। क्योंकि कंप्लीटली सरकार जो चल रही है वो कांग्रेस की ही चलती चली आ रही है जिस टाइम पर ये प्रकरण शुरू हुआ तब से लेके, और ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब तक। अब बात आती है कि सरकार हमारी है, हम क्योंकि न्याय व्यवस्था में सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था चले उसमें विश्वास करते हैं, तो जो भी सरकार का स्टैंड होगा वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, कानून के अनुसार ही होगा। जैसा भी तथ्यों के आधार पर और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा, उसी तरीके से जवाब आगे दिया जाएगा। तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाएगा। महेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले भीमराज जाखड़ जी, एक बार फिर से शांति धारीवाल की मुश्किलें कानूनी रूप से बढ़ती दिख रही हैं। जो कुछ हुआ उसका नतीजा निकलने वाला है या फिर आपको इसमें कोई राजनीतिक रंग नजर आ रहा है? वैसे देखे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं है कोई की गई है, क्योंकि बीजेपी जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, चिकित्सा, कृषि और लेबर,
इसके अंदर इनका काम नहीं चला। तो इस तरह के मुद्दे अयाम नहीं है, सेंटर और स्टेट कहीं भी चले जाइए, वहां सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। आज मैं बता उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच उन्हें 3 बार क्लोजर रिपोर्ट हो गई इसके अंदर। जी संधू इसके अंदर जेल के, उनको भी बेल मिल गई, ठीक है। अब मामला पुराना है तो वो सांप निकल गया लकीर पिटने वाली, और इसके अंदर होने जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे यदि बीजेपी करना चाहती है तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि सरकार आने के बाद 30,000 बीघा जमीन बीकानेर के अंदर अभी इन्होंने अलॉट की थी और उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसका बताएं कि आपने क्या किया। जब और एक मामला भी अजमेर का भीमराज जी, प्रीति जी आप रुकिए एक मिनट, आप बोलिए, फिर आपका नंबर आए तो आप बोल लीजिएगा। आपने बोला है, मैंने सुना है, आप अनुशासन का परिचय दें। और एसीपी जब इनकी सिटिंग एमएलए बघेल ने अजमेर में मंत्री के सामने कहा क्या यहाँ का डीसी पैसे लेता है, मैं तो पूछना चाहता हूँ पैसे कहाँ तक जाते हैं। तो आप इन मुद्दों की चर्चा कीजिए, करेगा। ये तो निकला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, बीजेपी इसके अंदर यदि कोई करना चाहती तो कर लेती कब तक। बीजेपी ने कुछ नहीं करना, मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने वाला बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और सिर्फ भीमराज जी आपकी बात को ही मान लेते हैं, प्रीति जी मैं आपके पास बाद में आऊंगी, आपकी बात को मान लेते हैं भीमराज जी। तो आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अब बीजेपी मैनेज कर रही है इस मुद्दे पर, तो हाई तो सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे मुद्दे हैं ना मैडम। आप जज लोया के ले लीजिए, हरियाणा पांड्या के ले लीजिए, सोहराबुद्दीन कांड ले लीजिए, वो कांड भी खोल लेने चाहिए थे ना। कहाँ दिक्कत है, लेके आइए आप उन मुद्दों को ले, अडानी के मुद्दे को लेके आइए। मुद्दे और भी बहुत है, इससे बहुत बड़े हैं, इससे 1 लाख गुना बड़े मुद्दे हैं। बैंकों से किन किन लोगों का लोन राइट ऑफ किया गया, उनका भी ले आइए ना, कहाँ दिक्कत है मैडम। तो हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा कि शुभकर्ण सिंह के मामले में आपने हरियाणा बॉर्डर के अंदर घसीट के गोली मारी थी। आज हरियाणा के अंदर इनकी सरकार ये कह रही है कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। क्या ये लोकतंत्र है? ये कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हैं देश को? आज किसानों मतलब भीमराज जी ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय जो आपकी कार्य कर रही है वो सरकारों के इन्फ्लुएंस में कर रही है। ये लोकतंत्र का पाठ हमारे को पढ़ाएंगे? वही बॉर्डर है उसके अंदर का। क्या देश के अंदर एक आदमी पैदल दिल्ली नहीं जा सकता? कौन सा लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं? बीजेपी खुद अपने गिरिबान में जाके और भ्रष्टाचार में ये बताएं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यालय बने। भीमराज जी इसमें बीजेपी ने क्या किया है ये तो बता दीजिए। अरे प्रीति जी सुनने की क्षमता रही मैं ये तो काले पीछे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। मुद्दा चल रहा है एकल पट्टे का, मुद्दा चल रहा है, मुद्दा भ्रष्टाचार। सुनिए, अरे एक मिनट रुकिए सुनिए। और बीजेपी उसी की तो कुछ नहीं कहा। अरे हमने तो कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है हमसे। मैडम मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार करे। नहीं शांति कैसे रखूं मैं? अरे एक मिनट, शांति नहीं रहेगी, शांति बिल्कुल मतलब मैं भटक नहीं रहा, मैं बिल्कुल मैं मेरी राय पे चल रहा हूँ। और ये इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो देश का पहला भ्रष्टाचारी सावरकर था जिसने अंग्रेजों से रिश्वत ली और देश की मुखबिरी करता था, ये वही लोग हैं। तो इसलिए पूछना चाहते हैं। और अंग्रेजों को अच्छी तरह माकूफ था, ये गुजरात में उन्होंने पहला कारखाना सिर्फ शांति धारीवाल जी पर बने रहते हैं। अभी इस मुद्दे में क्या होगा, इसमें कैसे बीजेपी राजनीति कर रही है, इसको भी समझते हैं। कानूनी पक्ष, महेश शर्मा जी, कानूनी पक्ष क्या कहता है इसका? मतलब कानून के अभी ये जो केस है ये कैसे शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता? मैं सबको नमस्कार करता हूँ, को-पैनलिस्ट को। और मैं एक निवेदन करता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। और बात कही कानून की, तो कानून में शांति धारीवाल का जो एकल पट्टा का मामला है वो वास्तव में एक क्रिमिनल केस है, वो दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ, शांति धारीवाल के खिलाफ काम होना चाहिए। अब राजनीतिक रंग कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ भी कर दिया, सरकार इनकी आई, उन्होंने केस वापस ले लिया, सरकार दूसरी आई, उन्होंने केस ओपन कर दिया। लेकिन केस ये है कि आपको विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ आपने कोई पट्टा जारी कर दिया, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ आपने पट्टा जारी किया है, तो आप दोषी हैं। एंड कोर्ट विल एडजुडिकेट द मैटर एंड विल कन्विक्ट द पर्सन। मैं राजनीतिक
आरोप या ठीक है, प्रत्यारोप पे तो पढ़ूंगा नहीं। महेश जी ठीक है। कानूनी पक्ष जो है वो समझना जरूरी है दर्शकों को, आम आदमी को, और उसे जितनी सीधी भाषा में हम समझा पाए, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां, दांवपेच बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, खास करके कानून से जुड़े हुए लोगों को समझ में आते हैं। जैसे प्रीति जी बड़ा बचाव कर रही है, और क्योंकि भीमराज जी भी बड़े मुखर प्रवक्ताओं में हैं और बहुत अच्छी समझ रखते हैं। लेकिन सवाल ये है राजीव तिवारी जी, कि अब इस मुद्दे पर, जैसा कि भीमराज जी कह रहे हैं, अगर महेश जी की बात को समझें तो सीधे सीधे कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं शांति धारीवाल। लेकिन अगर भीमराज जी की बात को समझें तो इसमें राज्य सरकार अभी की जो है, हालांकि राज्य सरकार का कोई वास्ता नहीं है, बात तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है। अब हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उससे शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजीव तिवारी जी, देखिए, डिपेंड करेगा अब जांच किस तरीके से होती है, क्योंकि 3 बार उनके पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट जा चुकी है, हाई कोर्ट तक से वो बरी हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला था, जिनके खिलाफ मिला था उनको जेल हो गई थी। जीएस संधू और एक 2 अधिकारी और एक सैनी थे, और एक और थे वो आरएएस अधिकारी ओम दिवाकर। ओम दिवाकर, हाँ। तो 3 लोगों निष्काम के खिलाफ दिवाकर, सॉरी निष्काम दिवाकर थे, आरएएस अफसर और डिप्टी सेक्रेटरी थे उस समय वो, और उनके उसमें वो उनको सजा भी हुई, और उसके बाद उनको हाई कोर्ट ने एक तरीके से जब क्लोजर रिपोर्ट एसीबी ने दे दी तो उसके बाद वो बरी हो गए। तो अब देखना ये है कि नई जांच किस तरीके से होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर आपको फैसला देना है हाई कोर्ट को, और वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एकल पीठ में, एमएम श्रीवास्तव है उनकी एकल पीठ में ये मामला चलेगा। और अब वो कितने नई जांच में धारीवाल जी के खिलाफ कोई केस बना पाते हैं, कुछ और चीज हो पाती है, उनके कहीं फाइल पे सिग्नेचर मिल जाते हैं, किसी पट्टे पे सिग्नेचर मिल जाते हैं, तो वो अभी तक तो मिले नहीं। और खुद धारीवाल जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी इन सब चीजों को समझते ही होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि जब तक कि कोई बहुत ही ठोस एविडेंस नहीं मिलेगा, राजीव पट्टा जी, जारी हुआ है, महेश मीना जी जी उनके दिखा इंटरप्ट रहे हैं, करूंगा वो इसमें। मैं समझ रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि पट्टा जारी हुआ है तो उसके लिए ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग जिम्मेदार होता है उसमें, लेकिन जब तक वहां साइन नहीं मिलते हैं या उनकी कोई कंसेंट लेटर नहीं मिलता है कि हाँ भाई ये कौन से गर्ग थे उनको ये पट्टा जारी कर दिया जाए, भीमसेन गर्ग के बेटे को, तो अगर कहीं कंसेंट मिलती है ये होता है। नहीं तो आप देखिए कि जेडीए, नगर निगम, इनमें रोज इनपुट अथॉरिटी किया हुआ है जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह को कि आप अपने साइन से पट्टे जारी कीजिए, पट्टे जारी हो ही रहे हैं, हजारों पट्टे जारी हो गए, लाखों हो गए। अब इसमें ढूंढने की चीज ये है जांच में एविडेंस, और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अशोक जी, उनको जो इंटरवीनर के रूप में हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि भाई आप इसके अंदर, तो अब वो इंटरवीनर क्या उसमें अपना पक्ष, क्या सबूत रखेंगे इस केस में, वो एक देखने की चीज है। और अब जनवरी में तारीख मिली है, जनवरी में भी लेट जनवरी में मिली है इनको तारीख, तो अब देखते हैं उसमें क्या आता है। वो फाइनल हियरिंग है, उसमें क्या सरकार इतने दिनों में क्या पेशकश अपनी देती है, क्या उसमें नए एविडेंसेस आते हैं, फाइल में कहाँ कोई चीज नई मोड़ लेती है, वो सब देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी सब जुडिस मामला है, इसमें हम बहुत ठोस बात कह नहीं सकते कोई भी, क्योंकि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच नहीं, सॉरी, उनकी अपनी पीठ पे चल रहा है, तो एकल पीठ में, तो उसमें हम ज्यादा भी कुछ अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सब जुडिस मामला है। ठीक है। महेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ महेश जी बोलिए। मैं एक इंटरप्ट करना चाह रहा था। राजीव जी कह रहे थे कि उनके सिग्नेचर मिले या नहीं मिले। मैं ये कह रहा हूं कि कानून के हिसाब से
राजीव जी को ये पता होगा कि किस तरह से ये पट्टे जारी हुए, और पट्टे कोर्ट ऑफ लॉ में परमिसेबल नहीं थे, कोर्ट ऑफ लॉ में परमिसेबल नहीं थे, लॉ अगेंस्ट था। उसके बावजूद भी किसी को फेवर करने के लिए अगर पट्टे जारी किए राजीव जी, तो अब वो जनवरी में तारीख हो, फरवरी में तारीख हो, डजंट मेकिंग डिफरेंस। भाई पट्टा जिसने भी जारी मेरा किया, सबमिशन इतना सा है, जिसके साइन से पट्टा जारी हुआ वो कन्विक्ट हो सकता है। हाँ राजीव जी, लेकिन उसके लिए आप पूरे डिपार्टमेंट को या पूरे ऊपर तक मिनिस्ट्री को दोषी नहीं। मैं हाँ, राजीव जी कानून के खिलाफ जाके पट्टा जारी हुआ, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई बिल्कुल हुआ। एविडेंस तो देना ही पड़ेगा कि हाँ ये धारीवाली की कंसेंट से जारी हुआ। राजीव जी एक बात और कहता हूं मैं आपको, हाँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एविडेंस एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स। नहीं तो डॉक्यूमेंट में कहीं तो होना चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वही होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पट्टे गलत तरीके से जारी हुए, धारीवाल साहब उसमें मुलजिम है, धारीवाल साहब ने गलत तरीके से जारी किए, ये प्रूव्ड है। ये प्रूव्ड होता तो वो पहले कन्विक्ट हो जाते, उनको जेल हो जाती। महेश जी प्रूव्ड कैसे है? प्रूफ नहीं है, वो क्लोजर रिपोर्ट क्यों आई फिर? मैडम मैं एक बात बताऊं, ऐसा है यहाँ पे मीना जी एक बात निवेदन करूं मैं आपको कि क्लोजर रिपोर्ट क्यों आई। क्लोजर रिपोर्ट तो पॉलिटिकल वेंडेटा के खिलाफ कई तरह से आए थे, लोग अपने खिलाफ केसेस ही विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एज फार एज लॉ कंसर्न शांति धारीवाल इज गिल्टी फॉर इशूइंग वन पट्टा दैट इज अगेंस्ट द लॉ। शांति धारीवाल को गिल्टी किसने बताया है महेश जी? बात ये है पेपर बताओ जिसमें ये सिद्ध होता हो कि धारीवाल जी ने ये किया है। कौन सी कोर्ट ने राजीव जी और देखिए ये अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वो तय कर लेंगे। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव्ड। छोड़ो मैडम, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ प्रूव्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ प्रूव्ड है, ये बात अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट एकल पट्टा के डॉक्यूमेंट जारी किए, एकल पट्टा के जो डॉक्यूमेंट जारी किए वो उनके परव्यू में नहीं थे, अगेंस्ट द लॉ थे, उन्होंने जारी कर दिए। अरे धारीवाल जी कोई कागज तो बताइए, नाम लेने से थोड़ी होता है। आप सीनियर लॉयर हैं तो आप प्रूफ तो कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट ऐसे कहने से थोड़ी होता है। के सामने है, पॉलिटिकल वेंडेटा में अगर आता है, सुनिए धारीवाल जी के खिलाफ। अरे आप श्याम जी से सुनिए, आपको डिटेल में बताते हैं। अच्छा महेश जी और महेश जी आप दोनों रुकिए, श्याम जी और राकेश जी के पास चलते हैं। श्याम जी बताइए। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर ये सारी चीजें हुई थी, एक बार नहीं कई बार हुई। एसीबी ने 3 बार मामला दर्ज किया, 3 बार सारी। और ये बात भी सही, 29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग को एक पट्टा जारी किया था। ये बात ट्रू है, ऐसा नहीं हुआ था। अब बार बार भीमराज भाटी जी बार बहुत सारी बातें ऐसे कर रहे थे, पता नहीं कहा कि मैं अशोक पाठक को भी जानता हूँ, और अशोक पाठक किसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और क्या कुछ हुआ। प्रीति जी आपको जानकारी कम होगी, मुझे बहुत जानकारी है। राजवर्धन सिंह जब राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, वो मिला था, मेरा भी मित्र है, अशोक पाठक पुराना है, और वो सूचना के अधिकार के तहत कुछ चीजें लेता है। राम लुवाई जी के खिलाफ भी कई बार गया था। बहुत सारी चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी इसलिए जो उछाल रही है बीजेपी को, और राजेंद्र राठौड़ से पूछो ना बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत सारी चीजें बताएगा। वो प्रीति जी के बारे में प्रीति जी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई शुरू की। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई, अब चीफ जस्टिस का है अधिकार वो पूरे तरीके से, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बारीकी, अभी बार बार सरकार की क्या गलतियां रही। भजन लाल सरकार ने
क्लोजर रिपोर्ट को सही मान करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कराने का किया ना, उस वक्त गलतियां की गई। क्योंकि देखिए शुरुआत में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं था कौन क्या कर गया, ये सबको पता है क्यों हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखिए शांति धारीवाल जी को जब एसीबी ने जांच शुरू की थी, आपको पता है 11 साल पहले जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस प्रकार का प्रदर्शन हुआ था, और जाकर के वो अगर जिस प्रकार का प्रदर्शन ढंग से नहीं हुआ हो गया तो उस वक्त भी उसको उनको अंदर किया जा सकता था, लेकिन शक्ति दिखाने के बाद उनको उस वक्त अंदर नहीं किया गया। ये बात भी 3 अधिकारी हैं, देखिएगा जीएस सिंधु को भी सीधे चोट चार्ज लगा था और वो जेल में गए थे, निष्काम आईएएस हो गए थे, आरएएस से आईएएस हुए थे, उसके बाद देखिए और उसके बाद औकार भी हुए थे। तो ये सारे के सारे फैसले निश्चित तौर पर, ये तो बात सही है कि एकल पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था, जब भी तो चैलेंज हुआ, नहीं तो चैलेंज करने का अधिकार ही किसको था। इसलिए ये कहना कि भाई कि शांति धारीवाल के पास फाइल पे अप्रूवल तो शांति धारीवाल तक जाती है, तिवारी जी आपको पता है, उसके बिना पट्टा जारी करने का, साइन करने का अधिकार तो अधिकारी को होता है, लेकिन फाइल का अप्रूवल करने का अधिकार सरकार के पास जाकर के होता है। अभी देखिएगा, मैं निश्चित रूप से बहन भाई का जिक्र बार बार करता हूँ, बहन ने भाई के प्रति कितना रुख बनाया और भाई ने कितना रुख रखा होगा, इसके कारण से शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा प्रकट नहीं की गई होगी। लेकिन आज भी क्या राजनीतिक तौर पर जो फैसला हुआ और उसके बाद आज हाईकोर्ट पर गया है मामला, और हाईकोर्ट सुनवाई करने के बाद 6 महीने का टाइम उनको निर्धारित किया है कि वो फैसला करे। अब देखिए क्या चीफ जस्टिस निश्चित रूप से बारीकियां देखेंगे, क्या कमी रहेगी क्या नहीं रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, उनके निर्देश में, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जस्टिस अपनी स्थिति को बिल्कुल क्लियर करेंगे बहुत सारी चीजें। और निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि जिस प्रकार का स्थितियां जो कुछ है, अब क्योंकि बीजेपी को फायदा इसलिए हो रहा है कि बीजेपी चाहती है कि शांति धारीवाल जैसा व्यक्ति जिसके पास की बहुत सारा खजाना और बहुत सारी चीजें उनके पास है, कि विधानसभा में जब आपने देखा होगा कई बार वो उठाते हैं मामले को तो सरकार बैकफुट पर आ जाती है। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से उनको किस प्रकार से घेरा जाए, किस प्रकार से नहीं घेरा जाए। अब कानूनी तौर पर घिरने की बात है, कानूनी तौर पर गिरे अब, क्योंकि अभी हम और आप करें, अभी तो हाई कोर्ट का मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर वापिस जाएगा, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसला आ जाएगा और फिर 4 साल पूरे हो गए तो फिर सरकार दूसरी बदल जाएगी या नहीं बदलेगी, कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं है स्थिति। इसलिए निश्चित तौर पर अभी मीना जी मैं एक इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। महेश जी मैं आपके पास आती हूँ, पहले राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश मैं एक ही सेकंड की बात करना चाह रहा हूँ। ये जो राजीव भाई साहब ने बताया कि कोई इशू ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिकली भैया इशू नहीं होता तो ये कोर्ट में जाता कैसे? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, इशू तो है कोर्ट ऑफ लॉ में वो तो कैसे जाता? आप तो इतने बड़े एडवोकेट हो, बिना इशू के कोई चीज चली जाती है क्या कोर्ट में? ये आप मैं वही कह रहा हूँ कि विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ पट्टा वाज इशूड, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ पट्टा वाज इशूड। अब ये पॉलिटिकल गैम्बलिंग में चला गया। नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, देखिए एफआईआर में नाम नहीं है, चालान में नाम नहीं है, शांति धारीवाल का नाम नहीं है और अपराधी घोषित नहीं किया है। पॉलिटिकल मास्टर्स के नाम कभी नहीं आते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स के नाम कभी नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूँ, कैसे आ जाएंगे? अब कैसे आ जाएंगे? नहीं मीना जी, मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा में चर्चा इस पे कई बार हुई, लेकिन सीपी जोशी ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, आगे जाने नहीं दिया। कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि राजनीतिक तौर पर दोनों ही अंदर से तो एक ही है। आप जो कह रहे हैं ना, आपके और सब एक जैसे ही है। एक लाइन बोलूंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, समस्या ये है कि हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं है। बात सुनिए एक बार, नहीं आप सुनिए, राजनीतिक हर वक्त आपको न्यायालय को अगर राजनीतिक कटहरे में खड़ा करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि राजनीतिक फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। आप भीम नहीं आप राजनीति से इन्फ्लुएंस हो गए राजनीतिक महेश जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। महेश जी आपको सुनना है, पहले आपको सुनना है, आप एक ही बात को बार बार नहीं बोल सकते। पॉलिटिकल लीडर्स के नाम नहीं आ सकते। अगर ये बात होती तो इस देश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जेल में सलाखों के पीछे नहीं जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप।
जी श्याम जी, प्रधानमंत्री तक गए जेल के पीछे, सभी गए, इसीलिए बहुत बड़े प्रधानमंत्री तक गए, बिल्कुल। तो देखिए राकेश वशिष्ठ मीना जी, मैं आपके पास आ मैं एक बात कह रहा था, श्याम जी भीमसेन की गर्ग की बात बात, देखिए हाँ भीमसेन गर्ग की बात करें, नहीं भीमसेन गर्ग की बात करें, जो भीमसेन असली तो भीमसेन गर्ग थे, वो तो आज भगवान को प्यारे हो गए, अब उनके बेटे के ऊपर आ गई बात। भीमसेन गर्ग की संपत्ति को लेकर के अशोक परनामी का क्या जुड़ाव है, ये भी प्रीति जी आपको कुछ जानकारी नहीं होगी। ये मुझे जानकारी है भाई साहब। भीमसेन गर्ग की पत्नी अभी किसका किससे जो रिलेशन है उसको मुझे हरियाणा की जानकारी रहने है। वाली, मैं मैं कानून के राजनीतिक मुद्दे तौर पर मुझे मैं जानकारी है। राजनीतिक चीजें बता रहा हूँ, नहीं नहीं मैं राजनीतिक तौर लीगल पर, पट्टे पर आप कानून बताते हैं, मैं राजनीतिक नहीं, तौर चीजें नहीं, बता रहा हूँ। नहीं, देखिए थोड़ा अशोक, सा मैं एकल पट्टे की बात कर रही हूँ, हाँ और मेरे आप लोग वो जिस एकल तरीके पट्टे की से बात बता रहा हूँ। अरे न्यायालय को कटहरे में आप सुनो खड़े तो कर सही। रहे हैं ना, अरे आप वो मेरी बहुत बात गलत है। सुनो मैडम, आप अशोक मैडम, पाठक अरे की मैडम, बात अनुशासन सुनिए, रखिए आप। पॉलिटिकल, महेश जी सुनिए, अनुशासन रखिए। भाई जी पॉलिटिकल सुनिए, तो आप देखिए मैं साइड में छोड़ बहुत दीजिए। बारीकी से बताना अरे चाह रहा हूँ श्याम ये जी नहीं, बहुत मामला सीनियर कैसे है, आप उठा। इनकी बात आप- सुनिए। अरे मैंने पहले कहा था आप श्याम जी सुनिए। से, सुनिए आप सुनिए मेरी सुनिए। बात, देखिएगा अशोक पॉलिटिकल परनामी, अरे एक बार महेश जी जरा सुनो तो सही, जिस एकल पट्टे की बार बार बात आ रही है, अशोक परनामी क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता। अब क्योंकि भीमसेन गर्ग है नहीं, शैलेंद्र और उनके जो जो सौतेली माँ है उनके बीच में क्या झगड़ा है आपको भी पता है, और अशोक परनामी का उससे क्या संबंध है ये भी पता है। ये बहुत सारी चीजें उलझी हुई है, अगर उसको मैं, आप सर आराम से आइए, मैं कागज दिखाऊंगा आपको, मेरे नहीं, को बहुत सारी जानकारी है। श्याम जी, एक मिनट मुझे नहीं लगता कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाना चाहिए इस मैटर में। अरे पर्सनल लाइफ नहीं है, अरे ये मैडम, पर्सनल लाइफ बीजेपी की बात नेताओं ही का नहीं है, रिलेशन नहीं, बता रहे हैं आप, ये उसको विवाद है। स्वीकार कीजिए। आप I will आप not उसको स्वीकार see। कर लें और सुनने की क्षमता रखिए। बीजेपी नेताओं के रिलेशन नहीं बता रहे हैं, किसी की सौतेली मैडम, माँ को यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस, सॉरी, आई डोंट कहानी है। लाइक। तो मैं तो ये शैलेंद्र कह की रहा बात हूँ, सुनो, इसके पत्ते को। अरे शैलेंद्र गर्ग पीड़ित है, उससे बात करके देखना जब मालूम पड़ेगी आपको। श्याम जी, हम किसी की व्यक्तिगत लाइफ में मैं जाकर व्यक्तिगत बात ही नहीं कर रहा, देखो शैलेंद्र गर्ग है जो जो पीड़ित है, उससे बात करके देखिए, उसने मुझे पीड़ा दिखाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसमें। श्याम जी प्लीज, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसी के नहीं व्यक्तिगत। मैंने तो देखो, मेरे को शैलेंद्र गर्ग ने कहा, उसकी पीड़ा बता रहा हूँ, नहीं, जो ये कह नहीं, रहे हैं कि ठीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी व्यक्तिगत रिश्ते अपनी गरिमा अरे होती है, अशोक वो पाठक को आप नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ सर वो अशोक ठेकेदार पाठक है। जी। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, इस पूरे मामले में जैसे महेश शर्मा जी ने कहा कि शांति धारीवाल इज गिल्टी, अब शांति धारीवाल गिल्टी कहाँ है? ऑन डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट में एकल पट्टा जारी हुआ? क्योंकि वो मंत्री थे, मंत्री के सिग्नेचर नहीं है, तो मंत्री के सिग्नेचर नहीं है क्योंकि वो मंत्री थे, इसलिए वो भी जिम्मेदार हैं। एथिकली बात समझ में आती है, कानूनी बात जो है वो उसमें कहीं ना कहीं एक पेच है। राकेश जी उसको आगे बढ़ाइए प्लीज। देखिए मीना जी, मैं सभी की बात सुन रहा था, मैं श्याम सुंदर जी की बात से काफी सहमत हूँ, इस खास तौर से इस प्रकरण को लेकर के। एक तो मुझे ये स्मरण नहीं आ रहा कि इसमें शायद सजा नहीं हुई, जमानत पर हैं वो सारे, और सजा हुई होती तो अलग स्थिति होती। सजा नहीं हुई है उसमें, नहीं हुई, हाँ नहीं हुई सजा, हाँ। तो राजीव जी कह रहे थे ना सजा होगी, सजा नहीं हुई उसमें, जेल गए थे सर, ऐसा नहीं जेल ही गए थे, उसके ऑन बेल पर है। हाँ, नहीं सजा नहीं कह रहा हूँ मीना जी, फैसला नहीं हुआ तभी तो आया हाई कोर्ट वापस। हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इसमें जेल तो सारी जब जाकर कानूनी मामला दर्ज हो गया इसलिए ऊपर जेल बहस गए। होगी, इसके ऊपर निर्णय होना, इसके ऊपर हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि वहां फाइल जाती है, सरकार का क्या रुख है। पहले की सरकार के जो इनके एडिशनल एडवोकेट जनरल हुए होंगे, उन्होंने अपनी सरकार के अनुरूप उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा, उसके हिसाब से हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की होगी, क्योंकि सरकार के रुख का बहुत बड़ा असर पड़ता है जो कोई केस के ऊपर होता है। सरकार एक अपने आप में एक पार्टी होती है, और सरकार का आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जो उन्होंने किया अप्रैल के महीने में, जो वर्तमान भजन लाल जी सरकार की गफलत में जो वहां से इन्होंने कह दिया कि हाँ शांति धारीवाल के खिलाफ कोई कुछ मामला नहीं है, बाद में गलती का एहसास हुआ तो दोबारा की, उसी के आधार पर तो फिर वापस यहाँ ट्रांसफर हुआ, डायरेक्शन मिली हाई कोर्ट के लिए कि आप इस मामले की जांच करें क्या नहीं। दूसरी बात, एक बड़ी जो की चर्चा चल रही है, सिग्नेचर है कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं। सिग्नेचर होने और नहीं होने का तो पता नहीं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होने के दौरान जो जिन लोगों को पकड़ा जाता है
हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ होती है, तो उनसे बहुत सी मौखिक जानकारियां मिलती हैं, और वो मौखिक जानकारियां पुलिस अपनी जो केस डायरी होती है उसमें मेंशन करती है। वो केस डायरी केवल कोर्ट में पेश होती है, आम आदमी को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं होता है चार्जशीट से पहले तक। इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उन्होंने आंख बंद करके कोई निर्णय नहीं लिया होगा। उन्होंने पूरी फाइल, क्योंकि वहां तो फाइल जाती है, फाइल के अंदर जो कुछ भी होगा उसमें वो आपकी केस डायरी भी गई होगी और पूरी कंप्लीट फाइल गई होगी जिसमें पुलिस ने इंट्रोगेशन किया होगा, उसमें कहीं ना कुछ उनको लगा होगा। उसके बाद लगा, नहीं तो 2 मिनट का काम था, उनको बढ़ा देते, उनको बैठने के लिए थोड़ी बैठे हो कि इस काम को सुनते रहे, सारे काम करें। अब ये जो मामला है ना, तो गलत तो यूं था कि होने के कुछ दिन बाद ही गहलोत सरकार के दौरान ही उस पट्टे को निरस्त कर दिया गया था, और निरस्त होने के बाद क्योंकि गलत नहीं होता तो निरस्त करने का कोई मतलब ही नहीं था। सारी बात आगे चलती, तो ये तो प्राइमरी पेशे साफ जाहिर है कि ये इसमें गड़बड़ हुई थी, और इसी कारण से, और वो टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, बड़ी साजिशन आपराधिक गड़बड़ी थी, क्योंकि इसमें जो पट्टा क्या था, जो पुराना जो पट्टा था उसके रिजेक्शन के आधार रिजेक्ट किए बना ये दूसरा नया पट्टा जारी कर दिया, तो झगड़ा होना था रामशरण से। इसमें अभी इन्होंने FIR, अब क्या है कि अब आप उस रजीम में आप गहलोत धारीवाल साहब कितने पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हैं और अपने इलाके में भी पावरफुल हैं, और दो मंग के। तो उस समय पुलिस क्या करती है, ऐसे भी क्या करती, इसका अंदाजा हम यहाँ से बैठे बैठे आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जब 2013 में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद वसुंधरा राजे आई, तब उन्होंने उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जो किया, और उसके बाद फिर मामला पर आगे बढ़ा, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। लंबी चलने के दौरान कई दापे चलते हैं, कभी हाई कोर्ट जा, कभी जा, सारी बातें हुई है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने उसको अशोक पाठक को उन्होंने इंटरव्यू बनाने के लिए 30 हफ्ते का सप्ताह दिया है। जनवरी के लास्ट वीक में उनकी सुनवाई होगी, इसके बाद रेगुलर सुनवाई होगी। रेगुलर सुनवाई में ऐसा कुछ नहीं होगा कोई नई एविडेंस आ रही हो, वो फाइल के कानूनी जो टॉप पेज हैं, कानूनी जो स्थिति है फाइल की, उसके आधार पर आर्गुमेंट होंगे, और सरकार का क्या पक्ष है इस मामले में, सरकार बताएगी कि हम कैसे क्या गड़बड़ हुई। जो एडवोकेट जनरल होता है वो सरकार का, वो बताएगा सारी बातें, ये बात है, उसके आधार पर ही ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, दोनों को पूरी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो दोबारा जांच के लिए भेज सकते हैं वहां से, ये भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कोई निर्णय को कर रहे हो। तो ये अब हाई कोर्ट के आपके 6 महीने का जो टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट में, हमको 6 महीने तक तो देखना ही पड़ेगा कि हाई कोर्ट इस संबंध में क्या निर्णय करती है, क्या नहीं होती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाउंडेशन करती है टाइम की, तो इसलिए कोई ज्यादा लंबा खींचने का मामला तय नहीं है। और 6 महीने के दौरान ही सारे जो भी होना है, काला पीला जो भी होगा, वो 6 महीने के दौरान इसका हो जाना है। और ये ऐसा नहीं है कोई लंबा खिंचाएगा। मैं समझता हूँ अगले साल 2025 में इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये बात अलग है, हाई कोर्ट उसके लिए जांच के लिए क्या उसी बात पर सहमति होकर उनकी जो क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो तो जो एसीबी कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र लगा था मीना जी, उसके खिलाफ शांति धारीवाल हाई कोर्ट गए कि इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाए, और गवर्नमेंट ने एडवोकेट जनरल ने साथ दिया, तो क्लोजर रिपोर्ट लग गई। उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने की, वो सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए वहां से कि जो हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, स्वीकार की है, वो गलत है, इसको दोबारा से ओपन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब दूध का दूध पानी का पानी अब हो जाना चाहिए इस मामले में, और कटाक्ष हो जाना चाहिए। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट समय भी तो बढ़ा सकता है। नहीं, अब नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्यों बढ़ाएगा? गारंटी है क्या कोई इस बात की? कानूनी तो बताना पड़ेगा। आज ही वो कौन सा आयोग हाई था, कोर्ट नहीं, वो बढ़ाने की बजाय हाई कोर्ट कहेगा कि भाई मेरे क्या कारण रहे, क्यों नहीं करा। उन्होंने 6 महीने का टाइम निर्धारित रिक्वेस्ट करता है, नहीं करेगा हाई कोर्ट, मेरे पास नहीं आई है। अरे बढ़ाएगा वो, क्यों नहीं बढ़ाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जाना है, इसमें समय अवधि बढ़ जाती है। बात सुनो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आपको इसलिए क्यों करेंगे डिले? वो फैसला करके जाएंगे ना। होना है तो फाइल में जो ऑन रिकॉर्ड है उसके आधार पर होना है।
कोई एविडेंस बनाने के लिए नहीं बुला रहे वो कि किसी को आए ये करने के लिए आ रहे इसलिए टाइम लगा। अभी आप उन्हें कह रहे हो तो सब दोबारा हो सकता जांच है। के आदेश दे सकता है हाई अरे कोर्ट। मैंने क्या ये बात तो पहले कह दी, आप कौन सी नई बात कर रहे हो? तो मैं खुद ही कह रहा हूँ हाई कोर्ट को पूरा अखबार है कि वो क्या कह सकता है, क्या कर बस सकता तो है। वो हाई लेकिन कोर्ट समय भी बढ़वा सकता आप है। ये मत सोचिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं तो हाई कोर्ट को बड़े वाजिब आपको बताने पड़ेंगे कारण कि इस कारण से हमको जरूरत है साहब इसको करने की। चाहे जांच के लिए रहेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी इसकी, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट ने अपना काम कर दिया, तो इसलिए उसको वाजिब कारण बताना पड़ेगा। होने को सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और आयोग की बात अलग होती है। बजनलाल सरकार के एफिडेविट के आधार पर वापस से हुआ है सारा मामला। पहले तो मान ही लिया था सरकार ने, और 3 अधिकारी को इसमें देखिए पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया था बाद में। ये तो मुख्यमंत्री को बाद में मालूम पड़ा कि मुझे तो जानकारी नहीं, उसके पहले ही दे दिया अधिकारियों ने। तो निश्चित रूप से 3 अधिकारी निलंबित भी हुए, और उसके बाद जो एफिडेविट है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को भाई इस पे जांच करके 6 महीने में फैसला करो। तो फैसला होगा राजीव जी, अब अटकेगा नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो क्यों अटका के रखेंगे? उनको क्या लेना देना, वो कर देंगे फैसला। जी प्रीति जी, उस फैसले के खिलाफ भी अपील हो सकती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, वो अलग बात है। मैं एक उसकी उधर जान कमेंट देना चाहूंगी बिकॉज़ आई एम गेटिंग लेट। प्रीति को सुनते हैं। आप ये कैसे मर भी सकता है, आप इतने आगे कैसे देखा है? प्रीति जी को सुनते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि ये मैटर 2005 से शुरू हुआ था, जब पट्टा निरस्त हो गया था। राकेश जी ने पूरी क्लियर कर दी है पिक्चर, और आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा जो शुरू हुआ वो कांग्रेस सरकार के टाइम से ही शुरू हुआ। पट्टा कांग्रेस सरकार शासनकाल में ही दिया गया, और क्लोजर रिपोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन कांग्रेस शासनकाल में ही लगाई गई है। और जो क्लोजर हाई कोर्ट से दिया गया है, क्योंकि एसीडी ने तो रिजेक्ट कर दी थी वो एप्लीकेशन, हाई कोर्ट से क्लोजर दिया गया, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में ही लगाया गया। तो ओवरऑल ये कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ जो भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा गया है, वो जो बंदा लेकर गया आफ्टर द डेथ ऑफ द पिटिशनर की डेथ के बाद में जो आरटीआई जो लगाते हैं अशोक जी, वो लेकर गए हैं उस मुद्दे को, और उनको इंटरवेंट नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट में बोला गया। हाई कोर्ट में मैटर आया है, अब हाई कोर्ट में डबल एजी जो राज्य सरकार है वो अपना पक्ष रिप्रेजेंट करेगी। और ये तथ्यात्मक बात है जो कि राकेश जी बार बार बता रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि मीना जी आप स्टार्टिंग में कह रही थी कि कानून को समझ लिया जाए, तो राकेश जी ने सारे कानून को क्लियर कर दिया है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जो बार बार आप कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो सरकारों के इन्फ्लुएंस में देती है, तो ऐसा नहीं होता है। न्यायपालिका की अपनी एक गरिमा है, तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि न्यायपालिका को कटहरे में कभी ना खड़ा करें। जितने भी जजमेंट आते हैं, आप इस बात को नहीं, आप लोगों का बार बार यही स्टैंड था सर, बार बार कोई स्टैंड नहीं है हमारा, एक भी बात स्टैंड था। आप इसको पूरा अशोक पाठक जी का एडवोकेट कौन है? किसी ने भी अशोक पाठक जी का एडवोकेट कौन है, ये पता है क्या आपको? जुडिस मामला है, अशोक इसमें हम पाठक कोई जी कमेंट नहीं कर सकते। मैडम आप दुख देता है, और आप जजमेंट हमारा पढ़ा हुआ है। जजमेंट मैडम दारिया एनकाउंटर से पढ़ रहे हैं, हमें आज से नहीं पढ़ रहे, दारिया एनकाउंटर का भी पढ़ा है। आप चिंता मत कीजिए, हम जो लोया की पढ़ा है, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का भी पढ़ा है हमने। आप मत बताइए, जजमेंट पढ़ना हमें आता है, और आप लोग हैं तो मैं भी लोहरी हूँ। आप इतना ज्ञान नहीं मानते, और अपनी तैयारी करके आए कि बीजेपी नेताओं के किन किन से संबंध है, हमने ध्यान रखा है पूरा। मैडम व्यक्तिगत मैंने आपसे पहले भी कहा, आपसे व्यक्तिगत नहीं कहा, मैंने ये कहा आप तैयारी करके आइए, और पूरी तैयारी के साथ आइए। दुख देती है मैडम, आप तैयारी। बड़ी मुश्किल ये है कि सीधे सीधे कानूनी रूप से जो बात होनी चाहिए उसमें हर व्यक्ति ने, जो पॉलिटिकल है, चाहे वो भीमराज जी हो, चाहे वो प्रीति जी हो, और महेश जी का भी हमेशा कानूनी बात थोड़ा बहुत कानूनी हम कर रहे हैं मैडम, कानूनी हम कर रहे हैं। तो दारिया एनकाउंटर का कानून ही बताया मैडम, हमें चिंता मत कीजिए। आप कानून नहीं बता पा रहे हैं, कानून बता रहे हैं, हम कानून बता रहे हैं, कानून हमें नहीं सिखाए। कानून बीजेपी के नेता कौन कौन चल रहे हैं, किनको, और कोर्ट ने किस किस को उपाधियां दी, ये भी हमें पता है मैडम। हमें किस किस बीजेपी नेताओं क्या क्या उपाधियां मिली है, उनका और इसमें आप पुराने डेटा आपके भी हमें पता है। और एक बात कहना था, हाई कोर्ट में केवल ये तय होना है,
नहीं कि राकेश जी, जिस प्रकार से शांति धारीवाल जी के खिलाफ प्रदेश को जिस एसीबी तरह की कोर्ट बातें में कर रहे हो, ये कहना चाहिए क्या आपको? आप राजनीतिक तौर पर महिला होने के बाद भी इस तरह की बातें करें, ठीक नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में जिसको जेल होगी तो हमको क्या दिक्कत है? जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, उसमें क्या दिक्कत है? आप मीना जी ने अभी इस मामले को चर्चा के लिए रखा, की हिम्मत है ना? ये मीना जी किसी के पक्ष में तो है नहीं, इसलिए हमने तो जो राज खोला है उसको बताइए। पाठक को लीगली एडवाइस करने वाला कौन है? राकेश जी, उसको मैं एक बात कहना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट में। एक बात कहना चाह रहा था कि इस मामले में क्या तय होना है? तय केवल ये होना है हाई कोर्ट में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होनी कि शांति धारीवाल के खिलाफ एसीबी कोर्ट के अंदर जो उनको अभियुक्त बनाने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई उसको आगे बढ़ाया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। और ये पंकज जोशी ने कराया केवल था, ये तय होना है इसके अंदर, और कुछ नहीं। अपना लंबी चौड़ी इतनी बहस करिए, राकेश जी, तो ये पंकज तय होना जोशी है जो मेयर थे, हाई कोर्ट मेयर है, डिसाइड कर उन्होंने देगा कि अशोक नगर एसीबी थाने में कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकती है या नहीं कर सकती। बस उसी से ये तय होगा कि शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और यही हमारी चर्चा का विषय था। बहरहाल प्रीति जी चली गई, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। नहीं, वो इस बात को तय होगा कि हाई कोर्ट ने कानून का तो उल्लंघन नहीं किया, तो उस एप्लीकेशन जो आई उसको क्लोजर रिपोर्ट को खत्म करने के लिए या धारीवाल की जो स्वीकार की गई है एप्लीकेशन उसको स्वीकार करने के लिए वो सही है गलत, इस बात का तय होना है बस, और कुछ नहीं होना है इसमें, ना कोई जांच होनी ना कुछ होना। जी, एक बात प्रीति जी ने कही, 2005 का ये मामला, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार, उसके बाद कांग्रेस की सरकार, लेकिन बीजेपी की सरकार कितनी बार आई ये बताना वो भूल गई, और उस समय कैसे शांति धारीवाल बच गए ये बताना भी भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अब आने वाले दिनों में हाईकोर्ट से जब ये तय होगा कि शांति धारीवाल को अभियुक्त बनाया जाए या नहीं, उसी से ये तय होगा कि शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं। लेकिन ये तो तय है कि अभी अगले कुछ महीनों के लिए शांति धारीवाल के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। वैसे भी उम्र का असर है कि अब उनके दिल की धड़कन जो है वो काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि उम्र की एक वो होती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर अगर कानूनी पेच में वो फंसते हैं या सिर्फ ये राजनीतिक माहौल कुछ समय के लिए बनाया जा रहा है, यही देखना आने वाले समय में सबसे अहम होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।